आज है 17 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है जो स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाया जाए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो गुड्स या सर्विसेज होती हैं उसमें जो रिसीवर या जो उसका यूज़ करता है वो टैक्स पे करता है, ना कि सप्लायर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है उस पर टैक्स पड़ता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है। जो रिसीवर होता है, ठीक है, या कस्टमर होता है, वो ये टैक्सेस पे करता है। आरसीएम के अंदर में जो भी गुड्स और सर्विसेज का जो रिसिपेंट होता है वो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर है, और क्योंकि इसमें जो सप्लायर होता है उसने टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, इनकम टैक्स क्रेडिट तब होता है जब किसी किसी चीज़ का जो इनपुट है उस पर ऑलरेडी टैक्स पड़ चुका है, जीएसटी भर चुके हैं। ठीक है, अब उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में किया जा रहा है। ठीक है, तो जो टैक्सेबल पर्सन है जिस पर टैक्स पड़ता है, उसके इनकम टैक्स मतलब उस पर उसके इनकम पर टैक्स पड़ती है, उसको वो इस बात का क्लेम कर सकता है कि उसने कोई ऐसी सर्विस या गुड्स इस्तेमाल किया है जिस पर उसने टैक्स दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इंडिया का फार्म एक्सपोर्ट डाटा आया, इसमें बताया गया कि 2022 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें फार्म एक्सपोर्ट जो था वो 7.9% हाइयर था पिछले मतलब 2021 की अपेक्षा में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा शुगर और राइस जो हैं उनका एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ, उसके एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी आई। ठीक है, हमने इस बार मतलब अप्रैल से दिसंबर के बीच में करीब $9.66 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया था और $4.60 बिलियन का शुगर एक्सपोर्ट किया था। अपने यहाँ जो 11 बड़े राज्य हैं उनके ऑफ बजट लाइबिलिटीज़ एनालिसिस की गई, उसमें पाया गया कि जो साउथ के 5 स्टेट्स हैं उनकी जो ऑफ बजट लाइबिलिटीज़ वो करीब 93% की हैं। ठीक है, ऑफ बजट बोरोइंग वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर ली जाती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेता। ठीक है, कोई पीएसयू या स्पेशल पर्पस व्हीकल या कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेता है अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ये स्टेट के खाते में जो उनका फिजिकल डिफिसिट या डेप्ट होता है उसमें नहीं कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन स्टेट को ही इसको चुकता करना होता है। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो मर्चेंट्स को अलाउ करते हैं कि मर्चेंट जो है वो कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकें, और इसके लिए वो पेमेंट एग्रीगेटर्स अपने वेबसाइट या ऐप में उनको एग्रीगेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अलाउ कर देते हैं, जैसे चेक, कैश, ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन टच पॉइंट्स। ठीक है, इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर थर्ड पार्टी नहीं होगा या पेमेंट एग्रीगेटर नहीं होगा तो जो मर्चेंट होता है उसको बैंक में एक मर्चेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है तो उसमें कोई ऐसा अकाउंट इनको नहीं खुलवाना पड़ता, और ये कोई भी बैंक या नॉन बैंक एंटिटी जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही आरबीआई का ऑथराइजेशन चाहिए होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजन पे इंडिया, गूगल इंडिया, रेजर पे, पिन लैब्स, ये सब हैं, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। पेमेंट गेटवे एक तरह का सॉफ्टवेयर सर्विस है जो आपके बैंक अकाउंट को उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है जहां पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, और ये आपको ऑथराइज करता है कि आप अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलग अलग पेमेंट मोड से कर सकें, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या ऑनलाइन वॉलेट। ये भी एक तरह का थर्ड पार्टी है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने बैंक से किसी मर्चेंट पेमेंट पोर्टल पर सिक्योरली पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में थोड़ा सा अंतर होता है। पेमेंट गेटवे जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है उसमें पेमेंट गेटवे के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पेमेंट गेटवे एक तरह का इंटरमीडिएटरी है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो एक तरह का इंटरफेस है। ठीक है, और जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो उसका खुद का पेमेंट गेटवे होता है। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। ये जो हमारे यहाँ रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये सबसे नीचे पायदान पर होती हैं। सबसे ऊपर जो होता है स्टेट लेवल का, जिसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहलाता है, और उसके नीचे ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स भी होते हैं और फार्मर्स ऑफिस बेरर भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और अपने यहाँ करीब 2 लाख से ज़्यादा कह सकते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट थी दिसंबर 2022 में। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये शॉर्ट या मीडियम टर्म के जो लोन्स होते हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं जो सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसीज है उसके द्वारा। ठीक है, और ये सेविंग हैबिट डेवलप करते हैं अपने मेंबर्स में,
और एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए मदद करते हैं। इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक्ट बना था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो कमर्शियल डीलिंग होती है उसको ख़त्म करना, और जो ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे उसके रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, थेरापेटिक पर्पज़ के लिए उसको अलाउ करना, उसको कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं ये। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने यहाँ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। और ये सबसे ऊंची बॉडी है जो अपने यहाँ ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरह से रजिस्ट्री करती है कि कहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है, या कहाँ से प्रोक्योरमेंट होना है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये कोऑर्डिनेट करती है। अपने यहाँ इंडिया में ऑर्गन डोनेशन वॉलंटरी माना जाता है, ठीक है, कमर्शियल बेसिस पर नहीं होता है। अपने यहाँ दो तरह से ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं, एक लिविंग डोनर ऑर्गन डोनेशन जिसमें आदमी जिंदा है और वो अपनी किडनी या उसका पेंक्रियास का कुछ पोर्शन या लीवर का कोई पार्ट दे सकता है। इसमें जो डोनर है वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, 18 के ऊपर का ही व्यक्ति दे सकता है। डिसीज़ में कोई एज लिमिट नहीं कि कौन दे सकता है, मतलब जो भी मर गया बंदा वो दे सकता है, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन स्टेम या कार्डिक, ये सारी इंक्लूडेड हैं उसमें। फिर सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, इसको OECD रिलीज करती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसमें इंडिया की रैंक इस बार 47 है। इसके पहले 48 थी, ये 50 देशों में उसकी इंडिया की रैंक है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसको मतलब 2014 से रिलीज़ किया जा रहा है। इसमें देखा जाता है कि जो 22 सेक्टर हैं अलग अलग, उसमें जो भी ट्रेड होता है उसको कैसे रेगुलेशन के थ्रू इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशंस होंगे उनकी रैंक ज़्यादा ऊंची होगी, मतलब उनकी रैंक और ख़राब होगी। फिर थायरस नरेंद्रानी, ये एक तरह का नया स्पीशीज़ है कुकू बी का, बी मतलब वही मधुमक्खी, हाँ, ये कोल वेटलैंड में मिला केरला में। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर और सेलर होते हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है कि वो एक पर्टिकुलर एसेट को किसी फिक्स फ्यूचर डेट पर सर्टेन प्राइस पर खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। मतलब जो सेलर होता है वो जब ज़रूरी है उसको बेचना, ठीक है, और जो बायर है उसको ज़रूरी है खरीदना उसी सेट प्राइस पर जो कि उस समय फिक्स किया गया था पहले। इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिकल कमोडिटी हो सकती है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो प्रॉफिट होता है या तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ ऑप्शन मतलब बाइंग और सेलिंग की कोई कंडीशन नहीं होती है, वो उन पर ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है, कि वो बेचें या खरीदें। और इसमें जो रिस्क है वो लिमिटेड है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है या नुकसान होता है, ठीक है। फिर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होती हैं जो अपने यहाँ नॉर्थ मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर रेंस लाती हैं, ठीक है। ये नॉन मानसूलन प्रेसिपिटेशन है जो कि वेस्टर्लीज द्वारा लाई जाती हैं, और इसमें जो मॉइस्चर आता है वो मेडिटेरियन सी या अटलांटिक ओशन से आता है, ठीक है। और ये जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है उसमें ये ट्रैवल करती हैं। इंडिया में ये जब हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल में जिस साल ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मतलब ज़्यादा स्टॉर्म फॉर्मेशन होता है, उस साल अपने यहाँ कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जो रबी क्रॉप्स हैं, वीट वगैरह जो होती हैं, उनको बारिश चाहिए होता है, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है ठंडियों में। ये मैप है, इसमें दर्शाया गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से ट्रैवल करती हैं और कैसे आती हैं इंडिया में। फिर है सूरज ड्रोन, ये सोलर पावर ड्रोन है जिसको गरुड़ा एरोस्पेस ने बनाया है। अब इसका प्रदर्शन हुआ एरो इंडिया 2023 में, और इसको उन्होंने सर्विलांस के लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये सोलर पावर्ड है तो काफ़ी इसका इंड्योरेंस अच्छा है। फिर है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज़, इसको UNGA में मान्यता दी गई थी 2018 में, और इसमें ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात की गई है, मतलब जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कैसे बाकी कंट्रीज़ उसमें सहयोग कर सकती हैं, ठीक है। अपने यहाँ 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, और एक ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम है जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था, और उसमें फिर मिनिस्ट्रियल लेवल ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम बनाया गया था। फिर पेंडोरास क्लस्टर या एबल 2744, ये धरती से करीब 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर है। इसको नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें करीब 3-4
छोटी गैलेक्सी क्लस्टर थे जो कि पाइल अप हुए हैं और फिर ये जायंट गैलेक्सी क्लस्टर बना है। ठीक है, इसमें माना जा रहा है कि बहुत सारा डार्क मैटर है, क्योंकि जो इसमें गैलेक्सीज है उनका जो वेट है वो केवल 5% है टोटल का, और जो गैलेक्सीज हैं वो करीब 75% से ज़्यादा है उस क्लस्टर के मास में। ठीक है, गैलेक्सी क्लस्टर स्पेस में ही ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपनी ग्रेविटी कारण एक साथ होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी गैलेक्सीज, हॉट प्लाज्मा और डार्क मैटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।